बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वोल्यूट। A curve which lies on the tangent surface to the given curve C and intersection of tangent surface orthogonally is called involute of the given curve C। यानी कि एक गिवन कर्व C है, मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि आपके पास एक गिवन कर्व C है, ठीक है, और उसका टेंजेंट ये है। इस टेंजेंट के ऊपर आपको पता है जो भी टेंजेंट के ऊपर सरफेस होती है उसको टेंजेंट सरफेस कहते हैं। तो वो ये कहता है कि इस टेंजेंट के ऊपर जो ये टेंजेंट सरफेस है उसके टेंजेंट के साथ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब देखें ये पॉइंट है, ठीक है, ये भी इस पॉइंट से आगे मिल रहा है और ये पॉइंट भी इस पॉइंट से, यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका उसे कहेंगे हम सी ऑन इन्वोल्यूट और उसको डिनोट करेंगे इस तरीके से सी और ऊपर से इन्वोल्यूट के इस तरह से कर्व का थोड़ा सा साइन बनाएंगे। तो आपको शायद समझ लग गई है कि टेंजेंट सरफेस के ऊपर और उसका जो ऑर्थोगोनल पॉइंट है, यानी ये आप देखें ये कर्व है, ये इसका टेंजेंट है, इस टेंजेंट के ऊपर जो सरफेस लाई कर रही है वो ये वाली है, ठीक है, और यही ऑर्थोगोनल है इसका। अब जब इसके ऊपर ऑर्थोगोनल पॉइंट ये वाला है, जो ऑर्थोगोनल मतलब 90 का एंगल जो बना रहा है इसके साथ, वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पॉइंट को उस टर्म को कहेंगे हम सी इन्वोल्यूट। अब इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट क्या है? लेट सी बी एनी गिवन कर्व एंड सी इन्वोल्यूट बी द इन्वोल्यूट ऑफ द सी। Let R1 be the position vector of P and on involute C. Now we know that the involute lies on the tangent surface to given curve C and equation of any curve on the tangent surface is। आपको ये चीज़ तो पता है ना कि इन्वोल्यूट जो है वो किसी भी गिवन कर्व के टेंजेंट सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती है, वहीं पे उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो टेंजेंट सरफेस की जो इक्वेशन होती है वो ये अभी हमने रिसेंटली पढ़ी कि वो होता है आर ऑफ एस इक्वल्स टू आर ऑफ एस लैम्डा ऑफ एस टी ऑफ एस। इसको मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं और आर वन ऑफ एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर वन मैंने कह दिया कि इसका पोजीशन वेक्टर है इन्वोल्यूट का, ये आर पोजीशन वेक्टर है कर्व सी का, और ये आपके पास टेंजेंट सरफेस आ गई और इसको नाम दे दिया इक्वेशन वन का। और ये चीज़ नेक्स्ट में मेंशन है वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन कर्व एंड आर वन इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी वन विच लाइज ऑन द इन्वोल्यूट। जो बात हमारे पहले हुई है, अब जो इक्वेशन वन है तो उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस सेट तो लगेगा चेन रूल डी आर वन ओवर डी एस वन डॉट डी एस वन ओवर डी एस इक्वल्स टू हर टर्म का डेरिवेटिव। और आर वन का डेरिवेटिव क्या होगा? टी वन उसे बोलते हैं इंटू डी एस वन ओवर डी एस, आर का डेरिवेटिव टी, ठीक है, लैम्डा डैश टी प्लस लैम्डा के एन, क्योंकि टी डेरिवेटिव की वैल्यू होती है के एन। टी डेरिवेटिव बेसिकली आर डबल डेरिवेटिव की बात हो रही है विच इज़ द वैल्यू ऑफ के एन। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन टू का। अब इस इक्वेशन टू का विद रिस्पेक्ट टू टी हमने सिंपल टी जो है वो डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो टी वन का टी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया ये जीरो, तो ये तो सारे टर्म जीरो हो गई। टी डॉट टी वन, टी डॉट टी वन, एन डॉट टी जीरो, तो लैम्डा डैश आ गया वन प्लस लैम्डा डैश इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई माइनस वन। अब ये लैम्डा डैश बेसिकली डिफरेंशियल है ना, ये डिफरेंशियल है, तो डिफरेंशियल को खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेते होते हैं। इंटीग्रेट करूँगी दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू माइनस एस प्लस सी। अब इस लैम्डा की वैल्यू हमारे पास निकल आई है जो हमने टेंजेंट सरफेस निकाली थी, ठीक है, टेंजेंट सरफेस सॉरी जो हमने लिखी थी उसमें इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो आपके पास जो स्पेसिफिक अब इक्वेशन आ गई है इसे बोलेंगे हम दिस इज द इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट। अब ये जो आपके पास इन्वोल्यूट वाला टॉपिक है ना, इसकी सिर्फ एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल में इसके फॉर्मूला भी है और इम्पोर्टेंट भी है। उसने कहा कि इन्वोल्यूट किसी कर्व इन्वोल्यूट का कर्वेचर के वन और टॉर्शन टी वन। आपको पता है ना इन्वोल्यूट के लिए हम वन वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या किया, सबसे पहले इन्वोल्यूट की बात हुई है, मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है जिस जिस टर्म की बात हो रही हो क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर आपने उधर उस चीज़ की क्या करनी है कि उसकी इक्वेशन लिख लेनी है। यहाँ पे उसने इन्वोल्यूट की बात की है तो मैं इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट लिखूंगी विच इज इक्वल्स टू आर वन इक्वल्स टू आर प्लस सी माइनस एस टी। विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट करूँगी, इस साइड पर लगेगा चेन रूल और यहाँ पे आर डैश सी माइनस एस टी डैश प्लस टी इंटू माइनस वन, ठीक है। अब ये जो माइनस टी प्लस टी आपस में कैंसिल आउट हो गए, इस साइड पर आ गया टी वन डॉट डी एस वन ओवर डी एस सी माइनस वन इक्वल्स सी माइनस वन इंटू के एन। टी वन क्या है? टी वन क्या है? टेंजेंट ऑफ इन्वोल्यूट है। अब इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन वन का। अब आपको मैंने पहले भी समझाया था कि हमेशा वेक्टर वाली टर्म दूसरी साइड पे वेक्टर वाली टर्म के इक्वल होती है और मैग्नीट्यूड वाली टर्म दूसरी साइड पे मैग्नीट्यूड। इट्स मीन कि ये वाली टर्म इस चीज़ के इक्वल होगी
और यहाँ पे वेक्टर है n और यहाँ पे वेक्टर है t, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। t1 इक्वल्स टू n, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, और बाकी यार ds1 ओवर ds इक्वल्स टू c माइनस s इंटू के, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। इक्वेशन 2 कह रही है आपके पास कि t1 इक्वल्स टू n है, मतलब कि इसका अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू s लूँ डिफरेंशिएट, तो dt1 ओवर ds1 डॉट ds1 इंटू ds इक्वल्स टू n डेरिवेटिव, n डेरिवेटिव की वैल्यू होती है tau b माइनस के टी। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू निकल आई कि t1 क्या होगा, t1 बेसिकली t1 का डेरिवेटिव बेसिकली ये लिखा हुआ है r1 का डबल डेरिवेटिव, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा k1n1। तो k1n1 इक्वल्स टू tau b माइनस के टी ओवर ds1 ओवर ds, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 4 का। हमें तो सिर्फ कर्वेचर चाहिए यानी k1 चाहिए, तो वो दोनों साइड पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, दोनों साइड पे जो वेक्टर्स थे ना n वाले वो हमने मिस करवा दिया, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इधर आएगा k1 और इधर आएगा स्क्वायर, इधर के स्क्वायर था, मैग्नीट्यूड को पता है कि स्क्वायर रूट लेते हैं, टॉ स्क्वायर प्लस स्क्वायर ओवर ds1 ओवर स्क्वायर, ds1 ओवर ds की वैल्यू हमारे पास आई थी के स्क्वायर सॉरी के इंटू सी माइनस एस, उसकी वैल्यू पुट की, इसका स्क्वायर की वजह से इन दोनों का भी स्क्वायर हो गया, मेरे पास कर्वेचर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ टॉ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ओवर के इंटू सी माइनस एस। ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो इनका जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास कर्वेचर ऑफ इनवॉल्यूट की वैल्यू दिस वन। टोर्शन के लिए सिंपली b1 हमारे पास होता है t1 क्रॉस n1, b1 की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, लिख दी। ठीक है, t1 की वैल्यू tau b माइनस के टी। ठीक है, अब इक्वेशन 4 से हमने ये पूरी ली है, k1 की वैल्यू निकाल ली है, वो उसके यहाँ पे पुट करूँगी, n1 वैसे ds1 ओवर ds की वैल्यू हमने पीछे निकाली है k इंटू सी माइनस एस, और इधर आ गया tau b माइनस के टी, दोनों साइड ये कैंसिल हो गए, मेरे पास बचा n1 tau स्क्वायर प्लस के स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल्स टू tau b माइनस के टी। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम कि या ये इक्वेशन इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 5 का। अब क्या करना है हमने कि टॉ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पीछे अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 3 वो इक्वल है k1n1 c माइनस एस इंटू k1 c माइनस एस इंटू के। अब क्रॉस प्रोडक्ट इसका लेंगे इक्वेशन 2 का, इसका इक्वेशन 2 का इक्वेशन 6 के साथ, यानी कि यहाँ पे इक्वेशन 2 हमारे पास लिखी हुई थी t1 इक्वल्स टू n है, अगर t1 इक्वल्स टू n है तो हम सिंपली t1 का n1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दोनों साइड्स पे t1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है n के साथ, इधर आ गया k1 c माइनस एस t1 क्रॉस n1। ठीक है, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के साथ डॉट प्रोडक्ट, राइट साइड का राइट साइड के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो n क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी n क्रॉस tau b माइनस के टी, तो वेक्टर्स को सेपरेट कर लेंगे हम। ठीक है, n क्रॉस b क्या होता है टॉ टी प्लस के बी के वन सी माइनस एस इंटू बी वन, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन 7 का। अभी हमें इसमें से सिर्फ टोर्शन चाहिए, जो कि हमें सेपरेट होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें अब नॉर्मल्स भी आ गए हैं, बाय नॉर्मल्स भी आ गए हैं, कर्वेचर भी आ गया, तो हम क्या करेंगे सिंपली इसको विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद तो इस साइड पे तो लगेगा आपके पास प्रोडक्ट रूल, और दूसरी साइड पे भी हर टर्म के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जो टर्म्स कैंसिल आउट होते थे, कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास आ गया डी ओवर डी एस के वन सी माइनस एस बी वन माइनस के वन सी माइनस एस टॉ वन एन वन इक्वल्स टू टॉ टी प्लस के डैश बी। मुझे इसमें से जो मेरे काम की चीज़ है ना वो सिर्फ टॉ वन है, तो मुझे ये बाकी जो नॉर्मल्स है ना, ये वाले जो बाकी वेक्टर्स हैं, मुझे इनको ख़त्म करना पड़ेगा। इनको ख़त्म करने के लिए अब इक्वेशन 6 जो हमने निकाली तो उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इन टर्म्स के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड के साथ आएगा और राइट साइड वाली राइट साइड वाली चीज़ के साथ आएगा। तो जो इक्वेशन 6 है वो इस साइड पे थी b1। ठीक है, तो जब b1 के साथ b1 सॉरी टॉ वन थी, इक्वेशन 6 थी हमारे पास k1 के n माइनस सी माइनस एस। ठीक है, अब वहाँ पे जो k है वो जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा तो ये टर्म तो हो जाएगी 0। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट के साथ 0 होगी पूरी टर्म, क्योंकि n1 और b1 की वैल्यू होती है 0, इस साइड पे था n1 डॉट n1 1 होता है, तो ये टर्म बच गई। और इस साइड पे क्या होगा, अगेन t के साथ t और b के साथ b, तो हमारे पास टर्म बच गई, मेरे पास c माइनस एस का स्क्वायर के वन स्क्वायर टॉ वन इक्वल्स टू माइनस टॉ के डैश प्लस के टॉ डैश।
T1 को सेपरेट कर लेंगे, बाइक साइड टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब हमारे पास K1 की वैल्यू है ना, जो पीछे हमने कर्वेचर की वैल्यू निकाली है, वो पुट करेंगे, टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। टॉर्शन 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास K टॉ डैश माइनस टॉ K डैश ओवर टॉ स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। और कर्वेचर की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, रिमेंबर, जो हमारे पास यहाँ पे नीचे टर्म है वो उसके ऊपर थी, टॉ स्क्वायर प्लस K स्क्वायर ओवर K into C minus S. This was the curvature of the involute and this is the torsion of the involute. Next we have evolute. Evolute क्या होता है, if C is the involute of a given curve C, then the curve C is known as evolute of the curve C. देखें आपके पास ऐसी कर्व थी, ठीक है, रिमेंबर, इसका नाम दे दिया C का। हमने कहा इसका जो टेंजेंट है, इसके ऊपर जो हमारे पास कर्व है और इसका जो ऊपर से टेंजेंट है, ये जो हमारे पास ऑर्थोगोनल का और कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हमने कह दिया कि ये है कर्व का इन्वोल्यूट। अब इस इन्वोल्यूट के लिहाज से ये सी जो है, इस सी के लिहाज से ये टर्म था इन्वोल्यूट। अब इस इन्वोल्यूट के लिहाज से ये सी बन गया एवोल्यूट, यानी ये से बाहर चला गया, निकल गया बाहर। तो इसलिए इसने कहा है कि सी इज इन्वोल्यूट ऑफ अ गिवन कर्व C is involute of given curve C, then given curve C is the evolute of the this, यानी रेसिप्रोकल चल रहा है। अब इसका ये जो थ्योरम है इट इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट, ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हो ये आपसे लॉ में पूछ सकता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट हमने निकाली है ना पीछे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सरफेस से। अब उसने कहा कि इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट से आप सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट निकालें, और सर्कुलर हेलिक्स का जो आर होता है वो ये होता है ए कोस थीटा प्लस ए कोस थीटा ए साइन थीटा बी थीटा। आर ये इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट क्या होती है, आर वन टू आर प्लस सी माइनस एस टी। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, R1 का डेरिवेटिव। जब R1 का डेरिवेटिव यानी कि टी डेरिवेटिव मुझे चाहिए है तो मैं क्या आएगा, माइनस इस पूरे का डेरिवेटिव लूँगी मैं, तो मेरे पास माइनस ए साइन थीटा थीटा बी इंटू डी थीटा व डी एस, इक्वेशन 3 आ गई। अब इस इक्वेशन 3 का इसके अपने साथ ही मुझे वैल्यू चाहिए कि किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, बेसिकली मुझे डी थीटा और डी एस की वैल्यू चाहिए। तो वो तब आएगी जब मैं इस पूरी इक्वेशन का इसके अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लूँगी। तो डॉट प्रोडक्ट जब लूँगी तो इस साइड पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, टी डॉट टी 1 हो गया, ये हो गया स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। और ये बन गया डी थीटा और डी एस का स्क्वायर। अब इस साइड पे आ गया 1 डी थीटा और डी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये बच गया मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1। क्या मुझे डी थीटा और डी एस की वैल्यू चाहिए, मैंने निकाल ली, विच इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं वैल्यू इसमें पुट करूँगी तो इक्वेशन ए में देखिए हमारे पास क्या आया, डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू निकल आई है ना। अब हमें चाहिए डी एस ओवर डी थीटा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट है ना, वो उसमें हमें उसकी वैल्यू की ज़रूरत है। तो इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँगी। किस तरीके से देखें, अगर मैं ये आ गया डी थीटा व डी 1 इक्वल्स टू डी थीटा व डी एस का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था ना पीछे। अब एक डी थीटा व डी एस स्क्वायर इस तरह के डिवाइड हो गए, दूसरा उसके साथ ही रहा है, ठीक है। अब जब ये आपको पता है फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हो तो वो उलट हो जाता है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई डी एस ओवर डी थीटा इक्वल्स टू डी थीटा व डी एस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डी थीटा और डी एस की वैल्यू हमने ये निकाली, बेसिकली मेरे पास निकल आई डी एस ओवर डी थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इक्वल्स टू डी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हम लिख सकते हैं कि अगर डी एस ओवर डी थीटा की वैल्यू, हमने इसको नाम दे दिया ना, एक नाम दे दिया डी का। अगर डी एस ओवर डी थीटा की वैल्यू डी है तो फिर डी थीटा ओवर डी एस की वैल्यू क्या होगी, 1 ओवर डी, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे डी एस से ये डी थीटा दूसरी साइड पे जाके डॉट मल्टीप्लाई होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट जब मैं इंटीग्रेशन लूँगी तो इधर बच जाएगा एस इक्वल्स टू डी थीटा। ये वाला जो डी डिफरेंशियल है इंटीग्रेशन से कट गया, बाकी बच गया डी थीटा। अब इक्वेशन 3 जो हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ इन्वोल्यूट वाली, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे t इक्वल्स टू माइनस, जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया था ना, r को डिफ्रेंशिएट किया था उसकी बात कर रही हूँ मैं। t इक्वल्स टू माइनस ए साइन थीटा ए कोस थीटा इंटू बी इंटू, यहाँ पे था आपके पास डी थीटा ओवर डी एस था इक्वेशन 3 में, तो उसके यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर डी।
अब टी की भी वैल्यू आ गई है, हमें बेसिकली चाहिए थी टी की वैल्यू, हमने इसीलिए ये सारे जतन किए हैं ताकि टी की वैल्यू जो है हम अपनी इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट में पुट कर सकें। हम वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट में पुट करेंगे सर्कुलर हेलिक्स के इक्वेशन की मदद से, फिर ही हमारे पास निकलेगी ना इन्वॉल्यूट और इक्वेशन ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। मैंने इसमें पुट की थी साइड पे आगे r1 इक्वल्स टू a cos थीटा a sin थीटा b थीटा। हमारे पास इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट थी r1 इक्वल्स टू r प्लस c माइनस s इंटू टी। इस टी की वैल्यू के लिए हमने सारे कष्ट किए हैं, सॉरी r1 आर के यहाँ पे आगे जिसने गिवन दिया था a cos थीटा a sin थीटा b थीटा, c माइनस s वैसे का वैसे इस एक टी की वजह से हमने ये सारा वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। ये तो आपके पास निकल आई इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट। वो ये भी कह सकता है कि आप सर्कुलर हेलिक्स की इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट निकालें, ठीक है। तो वो भी हम अभी इसी के साथ ही कर लेते हैं ताकि अगर इन केस ये वाला लॉन्ग आता तो आपको पता हो। इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट ये होती है, यू हैव टू रिमेंबर, इसका प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट कर लिए जो कि इंपॉर्टेंट है। आप इसको एज इट ही करें, जब मैंने पीछे आपको थ्योरम दिखाया ना उसमें यही थे, यही स्टेटमेंट थी जो कि उसने स्टेटमेंट में दी हुई थी। तो ये आ गया r1 इक्वल्स टू r प्लस रो एन प्लस रो कोटेंजेंट फाइव साई प्लस सी इंटू बायनॉर्मल बी। सर्कुलर हेलिक्स में कर्वेचर की वैल्यू होती है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ, अभी हमने जो ऊपर इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट निकालने के लिए सारा प्रोसीजर किया उसमें d की वैल्यू ये निकली है। तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में लिख सकती हूँ ना, दोनों साइड पे स्क्वायर लेके, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्वेचर की वैल्यू आ गई a ओवर डी स्क्वायर। तो सर्कुलर हेलिक्स के कर्वेचर की वैल्यू क्या आ गई a ओवर डी स्क्वायर। और अगर उसने कह दिया कि सर्कुलर हेलिक्स का रेडियस फाइंड करें इन दी फॉर्म ऑफ एवोल्यूट एंड इन्वोल्यूट, तो सर्कुलर हेलिक्स का रेडियस सर्कुलर हेलिक्स के कर्वेचर के रेसिप्रोकल होता है। तो k की वैल्यू आई थी आपके पास a ओवर डी स्क्वायर। तो अगर ये इसका रेसिप्रोकल है रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर ओवर a। और सर्कुलर हेलिक्स के जो टोर्शन है उसकी वैल्यू होती है b ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर्कुलर हेलिक्स की इन फॉर्म ऑफ इन्वोल्यूट एंड एक्सवोल्यूट टोर्शन क्या बना, b ओवर डी स्क्वायर, ठीक है। अब साई के टोर्शन और रो रेडियस, इन चारों की वैल्यू मैंने क्यों निकाली है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट में इन चारों की वैल्यूज इस्तेमाल होनी थी। मैंने वो निकालनी सबकी वैल्यूज, सबको पुट करूंगी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एवोल्यूट ऑफ सर्कुलर हेलिक्स। दिस इज द मोस्ट इजी टॉपिक इन दी डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जो कि अभी हमने एवोल्यूट और इन्वोल्यूट वाला कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको सिर्फ इंडिकेट्रिक्स करूँगी और उसके रिलेटेड जो एक एग्जांपल है इम्पोर्टेंट जस्ट वो करवाऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।